और मैं चाहता हूं कि जाति का विनाश जो प्रारंभ करेंगे हमारे बीच कुशवाहा साहब, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। जाति का विनाश हम लोग देखते हैं। थैंक यू प्रकाश जी। तो इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने सामाजिक गुरु तथा संवैधानिक भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के प्रति बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करता हूँ। इसके बाद भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ। इसके बाद दुनिया में बौद्धिकता और नैतिकता, साहस और संवेदना, करुणा और मैत्री के प्रति तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। फिर इस सेमिनार में उपस्थित हमारे बहुजन चिंतकों, वरिष्ठ सहयोगियों तथा प्रबुद्ध साथियों को सादर जय भारत। आज हमारे संगठन पैगाम में मेरे को जाति के विनाश विषय में प्रस्तुति देने का मौका दिया है और मुझे लगता है कि मैं इस विषय के साथ न्याय करूंगा। और यदि न्याय नहीं कर पाया तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे को मेरी त्रुटियां बताएंगे। जाति के विनाश या जाति का विनाश, थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा। आज के विषय पे दो मुख्य बिंदु होंगे और जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो ये होंगे कि सबसे पहले क्या सामाजिक परिवर्तन या राजनीतिक सत्ता। हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, लेकिन उसमें हमें ये निश्चित करना होता है, ये निर्णय करना होता है कि हम सबसे पहले क्या करें। उदाहरण के तौर पे हम सुबह उठते हैं, दो तीन काम हमारे पास होते हैं। या तो हम लैट्रिन जाएंगे, ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे। ये तीनों काम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसमें से कौन पहले करें ये तो हमें निश्चय करना पड़ता है। हम ऐसा तो नहीं करते कि उठेंगे और नाश्ता करना शुरू कर देंगे। तो वैसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं हमारे बीच, लेकिन सबसे पहले क्या करना है इसका निर्णय बहुजन समाज को करना पड़ेगा। अब जब बहुजन समाज की बात आ ही गई तो मैं इसको थोड़ा सा व्याख्या दूंगा। दूसरा सवाल यह होगा कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत राजनीति को कार्य करना चाहिए या इसके विपरीत। बहुजन समाज को सफलता कब मिलेगी? जब सामाजिक संगठन के अंतर्गत राजनीति कार्य करेगी तब, या सामाजिक राजनीति के अंतर्गत सामाजिक संगठन काम करेंगे तब। इन दोनों विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन को थोड़ा सा मैं व्याख्या देना चाहूंगा कि सामाजिक परिवर्तन का पैगाम सामाजिक परिवर्तन को कैसे समझता है, ये बहुत जरूरी है। और सामाजिक परिवर्तन का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा पैगाम के सामने और हमारे समाज के बीच है वो है जाति का विनाश। सवाल ये उठता है कि जाति का विनाश क्यों जरूरी है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसकी गहराई में जाने के लिए मैं जाति के विनाश पुस्तक का जिस तरीके से उदय हुआ उसमें जाना चाहूंगा। इसका उदय होता है, एक जातिवाद तोड़क मंडल होता है 1936 में। वो बाबा साहब को जाति के विषय पे बोलने के लिए आमंत्रित करता है, आमंत्रित भी नहीं करता बल्कि उस सेमिनार का अध्यक्ष भी बनाता है। उस जातिवाद तोड़क मंडल के जो आयोजक होते हैं उनको पता होता है कि बाबा साहब को जाति के उत्पत्ति विकास के जितना अनुभव है और जितना शोध है उतना शोध भारत के या विश्व के किसी व्यक्ति के पास नहीं है। तो उस सेमिनार की अध्यक्षता के लिए उनको बुलाया जाता है। बाबा साहब से भाषण लिखने को कहा जाता है, बाबा साहब भाषण लिखते हैं, लेकिन आयोजक मंडल ये चाहता है कि भाषण की एक प्रति उन्हें दे दी जाए। भाषण की प्रति दे दी जाती है
देने के बाद उन्हें उन भाषण में से कुछ अंश निकालने को कहा जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए उन लाइन को, उन वाक्यों को मैं नहीं निकाल सकता। बाकी आपका निर्णय कि आप इस सभा को में अध्यक्ष बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। अंततः होता यह है कि वापस नहीं लेने के क्रम में आयोजक मंडल उस सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है, नहीं तो सभा नहीं हो जाती। बाबा साहब वो प्रतीक्षा गवा चुके होते हैं, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं वितरित करना होता है, तो ऐसे ही वितरित कर देते हैं अपने समाज के बीच में, और वही भाषण आगे चल के जाति के विनाश के रूप में प्रकाशित होता है। तो अब सवाल उठता है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यह है कि बहुजन समाज के बीच धार्मिक जातीय दुर्भावना की जो दुर्गंध फैली हुई है, बहुजन समाज के बीच जातीय दुर्भावना की जो दुर्गंध फैली हुई है, उसको खत्म किया जाए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कमजोर हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कमजोर कैसे हुए। और बहुजन समाज का थोड़ा सा अर्थ मैं बता दूं यहाँ पे कि बहुजन समाज का अर्थ ये है कि जो मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना रखता है, इसलिए कहते हैं कि पैगाम मानवीय मूल्यों का है, और जो व्यक्ति मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना रखता है वही बहुजन हो सकता है, अदरवाइज वो सवर्ण हो सकता है। इसलिए बहुजन होना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए बहुजन होने के प्रयास में हमें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे और उन चीजों का ध्यान देना होगा जो हमारे महापुरुषों ने हमें बताया है। ये अलग बात है कि मानवतावादी समय के साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और अनुसूचित वर्ग में शामिल हो गए। तो यही जानना है कि मानवतावादियों के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो एक स्पष्ट कारण है कि मानवतावादियों ने गलती ये किया कि वो आपस में बैठना बंद कर दिए, विचार विमर्श करना बंद कर दिए। और संगठित जो थे हमारे पूर्वज, हम धीरे धीरे असंगठित होने लगे, और नतीजा ये हुआ कि हम समय के साथ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अनुसूचित वर्ग में आगे शामिल हो गए। तो हमें बहुजन बनने का प्रयास करना है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि बिना सामाजिक सुधारों के आप सत्ता के लायक नहीं हैं। वही बिंदु है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन है, राजनीतिक सत्ता। वो कांग्रेस के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं कि बिना सामाजिक सुधारों के आप सत्ता के लायक नहीं हैं। बाबा साहब इसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। सामाजिक कि सामाजिक कार्य पहले क्यों। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि राजनीतिक सुधार से पहले सामाजिक सुधार करना जरूरी है। फिर वो आगे कहते हैं राजनीतिक संविधान सामाजिक सुधारों की अनदेखी करके नहीं बनाया जा सकता। यदि हमारे साथियों ने भारत के संविधान का प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उनमें स्पष्टता आती है कि पूरा का पूरा संवैधानिक ढांचा हमारे सामाजिक सुधारों के लिए ही करा गया है, क्योंकि उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय मोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और वही संविधान की मूल भावना है। देश में कम्युनल अवार्ड की उपयोगिता यह है कि विभिन्न वर्गों और समुदायों के लिए निश्चित अनुपात में राजनीतिक सत्ता का आवंटन हो। उस वक्त ये कह रहे हैं बाबा साहब कि कम्युनल अवार्ड की आवश्यकता क्यों, क्योंकि हमारा समाज जाति और वर्ग में विभाजित है, उसी के आधार पर कुछ चीज का फैसला होता है। तो ये जरूरी है कि उसके अनुपात में ही राजनीतिक सत्ता का आवंटन हो, इसलिए सामाजिक कार्य पहले होना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि सामाजिक सुधार इस देश के राजनीतिक संविधान की नींव रख रहे हैं, और यह एक तरफ से उन लोगों की हार है जो राजनीतिक सुधारों को सामाजिक सुधार से ज्यादा महत्व देते हैं। तो हमें समझना होगा, बाबा साहब स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि सामाजिक कार्य को किए बिना हम राजनीति में राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर सकते, और यदि हासिल भी कर लिए तो अस्थायी हो। आगे
नेक्स्ट पेज पे बाबा साहब भारत से कुछ उदाहरण देते हैं कि सामाजिक कार्य को ही पहले क्यों होना चाहिए। आप लोगों के सामने स्पष्टता से मैं प्रस्तुत करता हूं। वो पहला उदाहरण ये देते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो इसी निष्कर्ष का समर्थन करता है कि सामाजिक परिवर्तन का काम राजनीतिक परिवर्तन से पहले होना चाहिए, राजनीतिक कार्य से पहले होना चाहिए। वो क्या उदाहरण देते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त के नेतृत्व में राजनीतिक क्रांति से पहले तथागत बुद्ध की धार्मिक और सामाजिक क्रांति ने उस राजनीतिक क्रांति की नींव रखी थी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि तथागत गौतम बुद्ध की जो सामाजिक और धार्मिक क्रांति थी, चंद्रगुप्त के नेतृत्व के लिए उन्होंने एक जमीन तैयार की थी। दूसरा उदाहरण बाबा साहब देते हैं कि सामाजिक कार्य पहले क्यों होना चाहिए। शिवाजी के नेतृत्व में राजनीतिक क्रांति से पहले महाराष्ट्र के संतों ने सामाजिक क्रांति की थी, सामाजिक काम किए थे। इसलिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने से पहले आपको सामाजिक क्रांति करनी पड़ेगी, सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। अगला उदाहरण देते हैं भारत से। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक ने धार्मिक और सामाजिक क्रांति की थी। उत्तर भारत में सिखों की जो राजनीतिक क्रांति आई थी, गुरु नानक के धार्मिक और सामाजिक क्रांति करने के बाद आई थी। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक कार्य के बाद ही राजनीतिक और अस्थायी राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। ये उदाहरण बताते हैं कि प्रारंभिक राजनीतिक विस्तार तथा उसके अस्थायित्व के लिए वैचारिक और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है। बाबा साहब यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो केवल भारत का उदाहरण नहीं देते हैं, वो विश्व का उदाहरण देते हैं। आगे देखिए, वो उदाहरण देते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी आयरलैंड में भी यही हुआ था। आप बाबा साहब द्वारा जो रचित जाति का विनाश है वो पुस्तक को पढ़ेंगे आप तो ये पता चल जाएगा कि कैसे वहां पे राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन हुआ था। रोम का उदाहरण देते हैं, यूरोप, अमेरिका और अरब का उदाहरण देते हैं। मार्टिन लूथर किंग के बारे में बहुत सारे साथी जानते होंगे। उनकी सामाजिक क्रांति ने काले अमेरिकी लोगों के राजनीतिक मुक्ति को जन्म दिया और अमेरिका में नैतिकतावाद ने राजनीतिक स्वतंत्रता की स्थापना की। और वह नैतिकतावादी था जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध को जीता। और नैतिकतावाद एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन था और काले लोगों को उन्हें उनका अधिकार मिला। अब तक काले लोगों को मार्टिन लूथर किंग पर वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि ये कहा जाता है कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो वहां की दशा देखिए कैसी थी। इतना ही नहीं, मुस्लिम साम्राज्य के बारे में भी बाबा साहब कहते हैं कि यही बात सच है। इससे पहले कि अरब राजनीतिक शक्ति बने, वे पैगंबर मोहम्मद द्वारा शुरू की गई धार्मिक और सामाजिक क्रांति से गुजरे थे। विश्व के जितने भी उदाहरण दिए गए उससे स्पष्टता आती है कि यदि आप अस्थायी राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं तो आपको सामाजिक परिवर्तन के रास्ते से गुजरना होगा। और सामाजिक परिवर्तन क्या है? हमारे बहुजन समाज के बीच जो जाति कुंठा पैदा हो गई है, जो जाति भेद पैदा हुआ है, उस दीवार को खत्म किए बिना हम ये हासिल नहीं कर सकते। इसलिए पैगाम कहता है कि सामाजिक भाईचारा हम पैदा करेंगे तभी जाके बात बनने वाली है। नेक्स्ट, अस्थायी राजनीतिक परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन होने के बाद ही अस्थायी राजनीतिक परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, राजनीति को कम। सामाजिक कार्य पहले होना चाहिए और राजनीतिक कार्य पीछे पीछे। लेकिन अब बहुजन समाज में राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही है। लेकिन आज आप अपने चारों ओर देखें, हम अपने चारों ओर देखें, बहुजन समाज में राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा है, जबकि हमारे विरोधी ने कई साथी बोले, विरोधी संगठन का नाम भी लिए, वहां पे क्या है? सामाजिक संगठन पहले काम करता है और राजनीति उसके पीछे पीछे चलती है। आज जो भी सत्ता में लोग हैं आप देख लीजिए, उनका अपना सामाजिक संगठन 90 साल तक इसके लिए काम किया था और आज इस दशा में पहुंचे हैं। और हमारे अपने लोग बहुजन समाज में सीधा उसका उल्टा है कि इनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ही बोला बला है और सामाजिक कार्य करने के लिए बहुत कम लोग सामने आ रहे हैं। इसलिए पैगाम आह्वान करता है इस मंच से कि हमारे बीच जो लोग हैं उनमें से अगर 10% भी
2% भी लोग सामाजिक कार्य के लिए आगे आते हैं तो बहुजन समाज की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। इस तरह की संरचना से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है, इससे उलटना होगा। सामाजिक कार्य को आगे आगे करना पड़ेगा, राजनीति अपने आप उसके पीछे चल जाएगी। क्योंकि समाज व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है और व्यक्ति खुद विचारों द्वारा संचालित होता है। यदि समाज ठीक हो गया तो उससे पैदा होने वाली कोई भी चीज, चाहे राजनीति हो, कोई और हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र हमारे हाथ में होने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे लोग केवल सत्ता में हो। हमारे लोगों को विधायिका में भी जाना पड़ेगा, पत्रकारिता में जाना पड़ेगा, प्रशासनिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा, डिफेंस में जाना पड़ेगा। सारे जो लोकतंत्र के हिस्से हैं उन सब में जाना पड़ेगा। केवल एक जगह जाकर के बहुजन समाज लोकतंत्र पे अपना हक नहीं जमा सकता। ये बात हमें समझनी होगी। राजनीतिक संगठन हमेशा सामाजिक संगठन के दिशा निर्देश में ही काम करना चाहिए, जैसा कि एक प्रभावी और बड़ा संगठन आज देश में काम कर रहा है। राजनीति आने पे सामाजिक कार्य को और तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास पीछे पलट के देख लीजिए, सामाजिक काम हुए, बहुत सारे राजनीतिक दल बहुजन समाज से निकल के आए, यूपी से लेकर बिहार तक। आप पीछे करीब 30-40 साल का इतिहास देख लेंगे तो। लेकिन क्या वो टिक पाए? क्योंकि उनके पीछे का जो सामाजिक संगठन होना चाहिए था वो सामाजिक संगठन आज नहीं है और कमजोर हो गया। या जो सामाजिक संगठन थे भी वो राजनीति का पीछा करने लगे, जबकि सामाजिक संगठन को बिल्कुल ही स्वतंत्र होना चाहिए। राजनीति आने पर सामाजिक कार्य को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक कार्य लगातार समानांतर और निरंतर चलते रहना चाहिए। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी राजनीति आ गई तो सामाजिक काम करना बंद कर दीजिए। क्या आरएसएस ने उनकी सरकार बनने के बाद अपना सामाजिक कार्य बंद कर दिया है? तेजी से कर रहा है। और जो उसका राजनीतिक संगठन है, नाम नहीं लूंगा, वो भी उस संगठन को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। बहुजन समाज के साथ ऐसा कोई नहीं संगठन जो ऐसा कर रहा है। पैगाम इसका प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी सामाजिक सोच पर अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात करते हैं तो अभी की स्थिति क्या है? हमारी सामाजिक सोच बहुत छोटी है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा हो गया है। जो स्थिति होनी चाहिए वो ये कि सामाजिक सोच को बड़ा होना चाहिए और राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिक संगठन बनाम राजनीतिक संगठन। आपके सामने ये दो फिगर हैं, देख सकते हैं। पहले में राजनीतिक संगठन के भीतर सामाजिक संगठन है, अभी की जो स्थिति है। लेकिन होना क्या चाहिए? जो स्थिति होनी चाहिए वो ये है कि सामाजिक संगठन के भीतर राजनीतिक संगठन को होना चाहिए। नेक्स्ट पेज प्लीज। अब लोकसभा की एक तस्वीर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। लोकसभा में बहुजन सांसदों की भागीदारी देखिए आपके सामने है। अनुसूचित जाति के 86 हैं, अनुसूचित जनजाति के 52, ओबीसी के 120, अल्पसंख्यक 52। कुल अगर बहुजन सांसदों की गिनती की जाए तो 310 है। आज भी लोकसभा में बहुजन सांसदों की भरमार है और बहुमत में है। फिर भी क्या बहुजन हित से संबंधित काम हो रहे हैं या उसके विपरीत? यदि नहीं हो रहे हैं तो कमी क्या है? कमी है बहुजन विचारधारा का अभाव उन सांसदों में जो हमारे सांसद, सभी नहीं, कुछ सांसद हैं जो बहुजन विचारधारा से प्रभावित हैं और संसद में कभी कभी बात उठाते हैं, लेकिन अधिकतर सांसद ऐसा नहीं कर पा रहे। सवर्ण सांसदों की संख्या 232 है, तो वहां भी हमारे लोग हैं, लेकिन काम तो नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे लोगों में विचारधारा का भारी अभाव है और इस बात को ध्यान में देना पड़ेगा। राजनीति में बहुजन के पास संख्या बल होते हुए भी सामाजिक सोच के अभाव में इसका फायदा बहुजन समाज को नहीं मिल पा रहा है और पैगाम इसी के लिए प्रयत्नशील है कि बहुजन समाज में वो विचारधारा जाए जो हमारे पूर्वजों ने बताया है। नेक्स्ट, पैगाम का रोड मैप ये है। सामाजिक शिक्षा दो तरीके से होती है, एक पारंपरिक शिक्षा जो स्कूलों में मिलती है और सामाजिक शिक्षा। पैगाम एक स्कूल है जो सामाजिक शिक्षा देता है। सामाजिक जागृति आएगी, उससे सामाजिक एकता का निर्माण होगा, सामाजिक संगठन सशक्त होगा और उससे क्या होगा? पैगाम राजनीति से बाहर रहकर निरंकुश राजनीति पे सामाजिक नियंत्रण चाहता है।
किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं चाहता। इससे क्या होगा? राजनीति आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराएगी, और जो सामाजिक संगठन होगा वो आपको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और सम्मानपूर्ण जीवन उपलब्ध कराएगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट, पैगाम का लक्ष्य यही है जो मैंने शुरू में बताया, हजारों वर्षों से चली आ रही उच्च नीच सामाजिक व्यवस्था को समाप्त कर एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे मानवीय मूल्यों को स्थापित कर सबके लिए न्याय सुनिश्चित कर सके, और यही है पैगाम का सामाजिक परिवर्तन। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को सुना।